नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 7 क्वालिटी कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट टूल हिस्टोग्राम आज समझेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन क्वालिटी और एक्सीलेंस के टूल्स के बारे में सीखने का मौका मिले। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम क्या होता है, पहले जरा हम समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि हमें बताता है कि जो डेटा वैल्यू जिसका कि हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं, वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी उसका अकर कर रहा है। तो हिस्टोग्राम जो है ये काफी कॉमनली इस्तेमाल किया गया ग्राफ है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बार चार्ट से काफी मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली बार चार्ट की तरह होता नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको कि हम आगे में समझेंगे। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए? हिस्टोग्राम जो है ये हमें हेल्प करता है डेटा को समराइज करने के लिए, जो हम प्रोसेस से कलेक्ट करते हैं। हम किसी भी तरह का स्टडी कर रहे हो, चाहे एसपीसी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तो प्रोसेस से जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको समराइज करने में हमें हेल्प करता है। ये हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में और डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बार फॉर्म में समझने में हमको हेल्प करता है। तो इससे हमको क्या फायदे हैं? ये हमें डेटा का सेंटरिंग, वेरिएशन और कुछ अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा का, उसको समझने में हमको हेल्प करता है। हमको हिस्टोग्राम ये भी समझने में हेल्प करता है कि हमारा जो प्रोसेस है जिसका कि हम स्टडी कर रहे हैं, वो प्रोसेस कैपेबल है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और अगर प्रोसेस में कुछ चेंज अगर हो रहा है तो चेंज को भी समझने में हमको ये हेल्प करता है। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या डिफरेंस होता है? अगर ब्रॉड लेवल में बात करें तो मेजर 2 डिफरेंसेस हैं हिस्टोग्राम और बार चार्ट में। पहला तो ये कि देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार इन अ हिस्टोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि बार चार्ट जो बनाते हैं 2 बार के बीच में काफी गैप्स होता है, तो हिस्टोग्राम में वो गैप्स नहीं होते हैं, ये काफी एक दूसरे के पास चिपके हुए रहते हैं। और द एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी दैट इट रिप्रेजेंट्स। यानी कि हम जो इंडिविजुअल बार बनाते हैं हिस्टोग्राम में, वो जो फ्रीक्वेंसी है डेटा की, वो एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बार का जो टोटल एरिया है वो प्रोपोर्शनल है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि ये हिस्टोग्राम का इस्तेमाल हमको कब करना है, व्हेन टू यूज अ हिस्टोग्राम। तो जब न्यूमेरिकल डेटा पर आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हो तो आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वर्बल डेटा पे आपका हिस्टोग्राम इस्तेमाल नहीं होगा। When you want to see the shape of the data's distribution, जब आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का शेप समझना चाह रहे हो, स्पेशली when determining whether the output of a process is distributed approximately normally, जब आप समझना चाह रहे हो कि डेटा जो है मेरा वो नॉर्मल प्रोसेस से आ रहा है या कुछ और उसमें वेरिएशन है। और जब आप स्टडी करना चाह रहे हो whether a process can meet the customer's requirement, कि मेरा प्रोसेस जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, डायमेंशनल रिक्वायरमेंट जो है, स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है, उसको मीट कर पाएगा कि नहीं। When analyzing what the output from a supplier's process looks like, सप्लायर के प्रोसेस के आउटपुट को अगर आप स्टडी कर रहे हैं अपने यहाँ पे इनकमिंग इंस्पेक्शन में, उस डाटा को आप हिस्टोग्राम में प्लॉट करके भी समझ सकते हैं कि मेरा सप्लायर का प्रोसेस जो है कैसे बिहेव कर रहा है। When seeing whether a process change has occurred from one time period to another, यानी कि अगर 2 टाइम ड्यूरेशन का अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि पहले जो मैंने डेटा लिया था और अभी मैंने कुछ दिनों के बाद में या कुछ घंटे के बाद में जो डेटा लिया उसमें कुछ डिफरेंस आया है क्या प्रोसेस में, तो स्टडी के लिए भी आपको हिस्टोग्राम हेल्प करेगा। When determining whether the output of 2 or more processes are different, जब आप 2 या 3 अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग मशीनों से डेटा कलेक्ट करके आप ये स्टडी करना चाह रहे हैं क्या उनमें कोई डिफरेंस है, तो भी आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। And when you wish to communicate the distribution of data quickly and easily to others, जब आप डेटा कलेक्ट करके उसका जल्दी से कुछ एनालिसिस आप बना के शेयर करना चाह रहे हो, तो भी आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे बनाना है हिस्टोग्राम को, इसको हम जरा ब्रॉड लेवल में समझ लेते हैं। वैसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको नेट पे काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, एक्सेल शीट मिल जाएंगे, इनफैक्ट एक्सेल में भी बन जाता है हिस्टोग्राम। तो डेटा को आप फिल करेंगे तो ग्राफ अपने आप बन जाता है। आपको टाइम लगाना चाहिए ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझने में और उस पर कंक्लूजन निकाल के
एक्शन लेने में। क्योंकि होता क्या है, हम बनाने में काफी टाइम लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स रहते हैं एनालिसिस और एक्शन, वो होता नहीं है। तो उस पर फोकस कर लीजिए। फॉर्मेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नेट पे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए, इनफैक्ट किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 30 डेटा पॉइंट होना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप मास मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं और डेटा की कमी आपके पास में नहीं है, देन गो फॉर मिनिमम 100 नंबर ऑफ डेटा। इनफैक्ट हायर द बेटर। तो अगर ज्यादा डेटा आपके पास में है तो ज्यादा डेटा को ले लीजिए और उस पर स्टडी कीजिए, तो आपका एनालिसिस बेटर होगा। तो आइए दोस्तों, हिस्टोग्राम को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि हिस्टोग्राम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं और उस इन्फ्रेंस पे आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे आपको हेल्प करता है ये। तो दोस्तों मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के हेड ने गर्मी के दिनों में मशीनों पे स्टडी करने के लिए अपने इंजीनियर को बोला कि जाओ आप मशीनों का टेम्परेचर चेक करके आओ कि मशीनें कहीं गर्म तो नहीं हो रही है, सही फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इंजीनियर ने टेम्परेचर गन को लिया और जाके 20-25 मशीनों पे अलग अलग जगह पे उसने बहुत सारे रीडिंग ले ली है, ठीक है ना। और रीडिंग लेने के बाद में उसने ये जो अब आप शीट देख रहे हैं, एक्सेल शीट में सारे डेटा पॉइंट को लिख लिया और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने बॉस को दे दिया कि सर ये लीजिए डेटा। अब आप बताइए इस डेटा को देखने के बाद में आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये जो स्टडी आपने किया उससे कुछ आपका इन्फ्रेंस निकल रहा है? शायद नहीं, बहुत मुश्किल होगा इसको कंक्लूड करना। अब देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे इसमें हेल्प करता है। तो मैंने क्या किया, अब इन सारे डेटा पॉइंट को ले लिया। अब डेटा पॉइंट को लेने के बाद में हमने ये स्टडी किया कि डेटा का मेरा रेंज क्या है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू इसमें जो है 300 का है और मैक्सिमम जो है 450 का है। और इसको हमने 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी कि 300 to 315, 316 to 330, इस तरीके से मैंने 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और 10 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद में इन सारे रेंजेस में क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि डेटा जो अकर कर रहा है कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो अकरेंस है फ्रीक्वेंसी को मैंने नोट कर लिया। यानी कि बिटवीन 300 to 315 आई हैव 1 डेटा, बिटवीन 316 to 330 आई हैव 9 ऑब्जर्वेशंस, है ना। इस तरीके से मैंने टोटल ऑब्जर्वेशन लिख लिया। ये हमको थोड़ा सा भी और हेल्प कर रहा है समझने में। अब इसको मैं हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसको हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हिस्टोग्राम में मेरा लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है जो कि है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा जो टेम्परेचर है दैट लाइज बिटवीन 300 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने जो बार बनाया है अलग अलग बार जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें डेटा वैल्यू कितने हैं, यानी कि सेंटर बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 375 से 390 के बीच में मेरे 65 ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। 360 से 375 के बीच में मेरे 52 ऑब्जर्वेशंस हैं। इस तरीके से मुझे पता चलता है कि मेरे कितने ऑब्जर्वेशंस मेरे लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की तरफ में है और कितने ऑब्जर्वेशंस मेरे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के तरफ में है। अभी जो आप डेटा देख रहे हैं दोस्तों, हिस्टोग्राम ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर के दोनों तरफ में। यानी कि इसमें अगर सेंटर लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग दोनों साइड में बराबर है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप कर्व। इसको थोड़ा सा हम आगे में और समझेंगे। अब ये स्टडी करने के बाद में मेंटेनेंस के इंचार्ज को समझने में आसानी हुई कि प्रोसेस मेरा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। कुछ दिनों के बाद में उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अपने इंजीनियर को फिर से बोला कि आप दोबारा स्टडी करके आओ, अब मुझे बताओ रीडिंग क्या चल रहा है, क्योंकि गर्मियां थोड़ी बढ़ गई थी। तो इंजीनियर ने फिर से रीडिंग लिया और रीडिंग लेने के बाद में अब उसने क्या किया, डेटा को हिस्टोग्राम में प्लॉट करके अपने एचओडी को प्रेजेंट किया कि सर ये लीजिए हिस्टोग्राम, ये मेरे स्टडी का रिजल्ट है। अब आप देखिए, इसको देखने के बाद में एक नजर में ही पता चलता है कि जो मेरी मशीनें हैं उनके जो रीडिंग ऑब्जर्वेशन जो आई है ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के तरफ में ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि मशीनें मेरी गर्म हो रही है। यानी कि मेंटेनेंस इंचार्ज को अब इसको देखने के बाद में कंक्लूजन लेने में, इन्फ्रेंस करने में और एक्शन को इनिशिएट करने में भी आसानी होगी। वो इमीडिएटली सजेशन दे सकता है कि यार मशीनें गर्म हो रही है, इस पर कुछ करो, कूलर का बंदोबस्त करो, एसी लगाओ या कुछ और करो ताकि मशीनें गर्म नहीं हो।
ठीक है दोस्तों, तो हिस्टोग्राम काफी हेल्पफुल होता है डेटा को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके रिप्रेजेंट करने में। तो दोस्तों हिस्टोग्राम जो होता है इसमें काफी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ब्रॉड लेवल में आपको बताता हूं, क्योंकि YouTube के वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बहुत लंबा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन है और काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा जो रहता है इक्वली रिप्रेजेंट करता है, सेंटर के दोनों तरफ में लगभग इक्वली रहता है। और इसका जो शेप है ये उल्टे बेल मतलब घंटा, तो घंटी को अगर मैं उल्टा रख लूं तो जो शेप बनेगा तो उस शेप का ये बन रहा है, इसलिए इसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये है नेगेटिव स्क्यू, इसे नेगेटिव स्क्यू या लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे पॉजिटिव स्क्यू या राइट स्क्यूड भी कहते हैं, यानी कि डेटा जो है इस केस में एक साइड में ज्यादा हो गया है, तो इसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दोस्तों यहां पर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसे कहते हैं डबल पिक्ड और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें दो मोड हैं, है ना। हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा था, तो ये मोड जो है इसमें दो निकल कर आ रहे हैं, इसलिए इसे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। पहला मोड यहां पर आ रहा है और दूसरा मोड यहां पर आ रहा है, तो इसे डबल पिक्ड यानी कि दो पिक है या बाई मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों यहां पर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसे प्लाट्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्लाट्यू या इसे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है ना, और ये प्लाटू शेप का है। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है डेटा जो है फ्रॉम सेवरल प्रोसेसेस विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग प्रोसेस के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को कंबाइन करके भी आपने अगर बनाया हुआ है तो भी शायद आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देख रहे हैं ये है एज पिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एज पिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये देखने में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरह ही लगता है। अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एंड में एक लार्ज पिक मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड के एंड में एक लार्ज पिक मिला हुआ है ना, इसलिए इसे एज पिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हिस्टोग्राम के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। बनाना काफी सिंपल है। मैं दोबारा आपको रेकमेंड करूंगा कि बनाने के प्रिंसिपल में ज्यादा मत जाइए, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा एक्सेल शीट का, नेट पे सर्च करेंगे तो। बनाने के बाद में डेटा को कैप्चर करने के बाद में उसमें आप डालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इनफैक्ट काफी सारे सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। बनने के बाद में उसका इन्फ्रेंस निकालना इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना और उस पर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अक्सर होता नहीं है। हम बनाने में काफी टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे बाकी वीडियो को भी चेक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।